नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चैनल। मैं हूं आपके साथ हमशा शमीम। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को गाजा में जंग के लिए इजरायली सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने वैश्विक समुदाय से अपील की है कि वे गाजा में इजरायल के नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाएं और उन पर सीजफायर के लिए दबाव बनाएं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रियंका ने कहा, ये दुनिया के हर नागरिक और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे इजरायल के हमले की निंदा करें। उनकी हरकतें एक सभ्य दुनिया में स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। गाजा में नरसंहार हो रहा है। महिलाओं, मासूम बच्चों, डॉक्टरों, टीचरों और पत्रकारों की आवाज को दबा दिया गया है। नेतन्याहू पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, इजरायली पीएम ने अमेरिकी संसद में बताया कि ये सभ्यता और बर्बरता की बीच की लड़ाई है। वे बिल्कुल सही थे। इजरायल की सरकार और नेतन्याहू बर्बरता फैला रही है और उन्हें पश्चिमी दुनिया समर्थन कर रही है। ये सब होते देखना शर्म की बात है। प्रियंका गांधी का ये बयान बुधवार यानी 24 जुलाई को अमेरिकी संसद में इजरायल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के बाद आया है। इससे पहले पिछले साल 7 अक्टूबर में भी कांग्रेस पार्टी ने वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान इजरायल पर हमास के हमले में फिलिस्तीनी का समर्थन किया था। कांग्रेस ने CWC बैठक के बाद एक प्रस्ताव पास कर रहा था कि मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं। हमें इसका दुख है। CWC फिलिस्तीनी लोगों के जमीनी हक, स्वशासन, आत्मसम्मान और गरिमा से जीने के अधिकारों के लिए समर्थन को दोहराती है। राहुल गांधी को केंद्र सरकार ने रहने के लिए नया बंगला अलॉट किया है। दिल्ली के सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 5 राहुल का नया आशियाना हो सकता है। 26 जुलाई को राहुल यह बंगला देखने पहुंचे थे। प्रियंका गांधी भी राहुल का ये घर देख चुकी हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, इसलिए उन्हें केंद्र सरकार ने टाइप 8 बंगला ऑफर किया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल को 3-4 बंगलों के ऑप्शन दिए गए थे। राहुल गांधी 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद बने। तब तक वो अपनी मां के साथ 10 जनपद स्थित बंगले में रहते थे। सांसद बनने पर 2005 में उन्हें पहली बार 12 तुगलक लेन वाला बंगला अलॉट किया गया था। ये दिल्ली के लुटियस जोन में स्थित टाइप 8 बंगला है, जो हाईएस्ट कैटेगरी है। इस आलीशान बंगले में 5 बेडरूम, 1 हॉल, 1 डाइनिंग रूम, 1 स्टडी रूम और 1 सर्वेंट क्वार्टर है। राहुल गांधी इस बंगले में एक प्राइवेट गृह प्रवेश के बाद शिफ्ट हुए थे। इस सेरेमनी में सोनिया, प्रियंका, रॉबर्ट समेत उनके करीबी लोग भी शामिल थे। इसकी कोई सार्वजनिक तस्वीर मौजूद नहीं है। 11 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने बेंगलुरु के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। राहुल गांधी का इशारा ललित मोदी, नीरव मोदी की ओर था। ये दोनों भ्रष्टाचार के मामले में देश छोड़कर भाग चुके हैं। राहुल के इस बयान के खिलाफ गुजरात से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। 24 मार्च को राहुल की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई। राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट के फैसले को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल की सजा बरकरार रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद राहुल सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई। पेरिस ओलंपिक 2024 में आज से मेडल की रेस शुरू होगी। शनिवार को 8 खेलों के 22 मेडल इवेंट होंगे। इनमें से भारतीय खेल प्रेमियों की नजर शूटर्स पर होगी, क्योंकि दोपहर को राइफल 10 मीटर कैटेगरी का गोल्ड मेडल मैच खेला जाएगा। इस कैटेगरी में भारत के 4 निशानेबाज अपनी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन, मुक्केबाजी, हॉकी समेत कुल 7 खेलों में हिस्सा लेंगे। भारत का पहला मैच दोपहर 12:30 बजे शूटिंग का होगा। आखिरी मैच रात 12 बजे के बाद बॉक्सिंग का होगा। शुक्रवार रात पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 का अधिकृत आगाज हुआ। सीन नदी की लहरों पर गेम्स की ऐतिहासिक ओपनिंग सेरेमनी हुई। पहली बार इन खेलों की ओपनिंग सेरेमनी किसी स्टेडियम के बाहर रखी गई। आज भारत अपने अभियान का आगाज शूटिंग से करेगा। यहाँ भारतीय निशानेबाज 10 मीटर एयर मिक्स्ड राइफल इवेंट में 1 गोल्ड सहित 3 मेडल के लिए निशाना साधेंगे। इस कैटेगरी में 2 भारतीय जोड़ियां उतर रही हैं। इनमें युवा संदीप सिंह और अनुभवी एलावेनिल वेलारिवन, अर्जुन बबूता, रमिता जिंदल के नाम शामिल है। इस इवेंट का क्वालिफिकेशन राउंड दोपहर 12:30 बजे हुआ, जबकि मेडल इवेंट दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। साथ ही 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के क्वालिफिकेशन इवेंट में सरबजीत सिंह और अर्जुन सिंह चीमा एक्शन में होंगे। बाइडेन की उम्मीदवारी छोड़ने के 5 दिन बाद कमला हैरिस ने आधिकारिक तौर पर
डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी घोषणा की। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, मैंने राष्ट्रपति पद के लिए फॉर्म पर साइन कर दिया है। मैं हर वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और इस साल नवंबर में हमारी ही पार्टी की जीत होगी। इससे पहले रविवार यानी 21 जुलाई को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि देश और पार्टी के हित के लिए मैं चुनाव से बाहर हो रहा हूँ। बाइडेन ने कमला हैरिस का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे किया था। इसके बाद 26 जुलाई को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ने भी भारतवंशी कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। दोनों ने फोन कर कमला हैरिस को इसकी जानकारी दी। बाइडेन के ऐलान के 2 दिन बाद 23 जुलाई को ही कमला ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से जरूरी डेलीगेट्स का समर्थन हासिल कर लिया था। हालांकि ओबामा कमला के नॉमिनेशन पर चुप्पी साधे हुए थे। उन्होंने बाइडेन के बैकआउट से 4 दिन बाद कमला को समर्थन दिया। इससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी में मिशेल ओबामा को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाए जाने की बातें चल रही थी। हालांकि मिशेल ने एक इंटरव्यू में राजनीति से दूर रहने की बात कहते हुए सभी अटकलों को खारिज कर दिया था। अब डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने के लिए 1 अगस्त को वोटिंग होगी, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें कमला की जीत लगभग तय है। अमेरिका मीडिया 3 दिन पहले अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि ओबामा कमला हैरिस की उम्मीदवारी से खुश नहीं है। बाइडेन के परिवार के एक सदस्य ने बात करते हुए बताया था कि ओबामा का मानना है कि कमला हैरिस ट्रंप के खिलाफ नहीं जीत पाएंगी। ओबामा चाहते हैं कि अगले महीने होने वाले डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में एरिजोना के सीनेटर मार्क कैली को उम्मीदवार के तौर पर चुना जाए। ओबामा गुस्से में थे क्योंकि पार्टी में चीजें उनके मुताबिक नहीं चल रही थी। वहीं बाइडेन की रेस से हटते ही कमला ने डेमोक्रेटिक पार्टी के जिन 100 लोगों को समर्थन के लिए फोन किया था, उसमें बराक ओबामा भी शामिल थे। नीट पेपर लीक केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने शुक्रवार को धनबाद से एक और गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार होने वाले शख्स का नाम पवन है। वह पेशे से कार ड्राइवर है। सीबीआई ने पवन को धनबाद की कंबाइंड बिल्डिंग के पास से गिरफ्तार किया है। पवन से पूछताछ के बाद सीबीआई ने शहीद गुरुदास चटर्जी फुटबॉल मैदान के पास भटबान तालाब पर पहुंची। गोताखोर की मदद से सीबीआई ने यहां से एक प्लास्टिक की बोरी से 1 दर्जन टूटे हुए मोबाइल, 2 इंसुलेटर और गले हुए कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। भाटबान तालाब पहुंची टीम ने एनडीआरएफ से मदद मांगी, लेकिन उनके आने में काफी देर हो गई। इसके बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से तालाब में तलाशी की गई। तालाब से सीमेंट की बोरी को बाहर निकाले जाने के बाद टीम ने उसकी तलाशी ली। तलाशी में बोरी से 2 आईफोन बरामद हुए। इसके अलावा कई दूसरी कंपनियों के स्मार्टफोन भी थे। अधिकांश मोबाइल को तोड़ दिया गया था। हालांकि इस पूरी जांच पड़ताल के दौरान ना तो सीबीआई की टीम ने कुछ कहा और ना ही स्थानीय पुलिस ने कोई जानकारी साझा की है। बताया जा रहा है कि पटना से आई टीम गिरफ्तार आरोपी बंटी को भी साथ लाई थी। बाद में सभी को लेकर देर शाम सीबीआई की टीम पटना चली गई। इससे पहले पिछले सीबीआई ने बुधवार को अविनाश उर्फ बंटी को धनबाद से गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उसे 30 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया है। बंटी ने भी अभ्यर्थियों को 16 मोबाइल से पेपर और आंसर भेजे थे। फिर सबूत मिटाने के लिए सभी मोबाइल तालाब में फेंक दिया था। नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। मीटिंग में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर फोकस रहेगा। बैठक के लिए बंगाल सीएम ममता बनर्जी, असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव, आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू और गोवा सीएम प्रमोद सावंत पहुंचे हैं। हालांकि INDA ब्लॉक की पार्टियों वाले 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में आने से इनकार कर दिया है। इनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और झारखंड शामिल है। वहीं NDA के प्रमुख सहयोगी JDU के नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनकी जगह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा शामिल हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने बैठक से एक दिन पहले कहा कि नीति आयोग खत्म करो और योजना आयोग को वापस लाओ। योजना आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आइडिया था। उन्होंने आगे कहा, ये सरकार आपसे लड़ाई में गिर जाएगी, इंतजार कीजिए। इस दौरे में मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए किसी नेता से मेरी मुलाकात ही नहीं हो रही। नीति आयोग की नवनिर्मित काउंसिल की मीटिंग में विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा की जाएगी। भारत को विकसित बनाने के लिए राज्यों की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी।
नीति आयोग का कहना है कि देश $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य पर हासिल रहेगा। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।